एक तरफ सभी एग्जिट पोल एनडीए की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए को समर्थन देने की इच्छा रखने वालों की भी लाइन लगने लगी है। कई पार्टियों ने संकेत दिए कि वो समर्थन देने को राजी हो सकते हैं। जयललिता की पार्टी ने तो साफ कहा कि अम्मा मोदी के अच्छी दोस्त हैं, तो बीजू जनता दल भी सशर्त समर्थन देने पर राजी हो रहा है। लोकसभा चुनाव के अभी नतीजे नहीं आए, किसकी सरकार बनेगी पता नहीं, लेकिन सत्ता के साथ जुड़ने वालों की कतार लगनी शुरू हो गई है। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का इशारा मिलते ही मोदी को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही जयललिता की एआईएडीएमके ने एनडीए को समर्थन देने का साफ संकेत दिया है। अन्ना द्रमुक नेता मलई स्वामी का कहना है कि अम्मा मोदी की अच्छी दोस्त हैं और राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मोदी वेव इज ऑलरेडी देयर, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। कोई पसंद करे या नहीं, मोदी की लहर तो है, यही जमीनी हकीकत है। इसलिए अगर मोदी पीएम बनते हैं या सरकार बनती है तो कोई समस्या नहीं होगी। इन पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट एनिमीज। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आई मे टेक ए स्टैंड, टुमारो दैट होल सिचुएशन मे चेंज। जयललिता और मोदी के बीच हमेशा से रिश्ते अच्छे रहे हैं। जिस दिन जयललिता के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी पहुंचे थे, उसी दिन से अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव के बाद जयललिता एनडीए की सहयोगी बन सकती हैं। जयललिता पहले भी एनडीए की साथी रह चुकी हैं। 1999 में उन्होंने समर्थन वापस लेकर वाजपेयी सरकार गिरा दी थी। I am waiting for the results to be announced the day after tomorrow on the 16th, as eagerly as every other citizen of this country. There is nothing more I can say now. Let us wait for the results. ओडिशा में बीजू जनता दल भी मोदी के समर्थन पर अपना मन बना रही है। बीजू जनता दल के सांसद जय पांडा के मुताबिक पार्टी सशर्त समर्थन दे सकती है। हालांकि नवीन पटनायक अभी तक गोलमोल जवाब भी दे रहे हैं। In the state assembly has suggested that conditional support can be given, but this is an issue that will need discussion inside the party, and ultimately the party leader and president Shri Naveen Patnaik will take a final call. Thoughts on any alliance at all at the moment? Is there any possibility, sir? Well, all I can say that at the moment we have no such thoughts, no such decisions have been taken. मोदी को समर्थन के मुद्दे पर यूपीए में भी दरार की आहट सुनाई देने लगी है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सभी विकल्प खुले रखने का संकेत दिया है। लेकिन इतना भी स्पष्ट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। ये तो एक अच्छी स्थिर सरकार बनने से देश का विकास होता है। जो पार्टी जीतेगी या जो गठबंधन जीतेगा उसका सम्मान करना ये तो हमारा कर्तव्य है। शरद पवार ने 13 अक्टूबर 2013 को नितिन गडकरी के एक निजी कार्यक्रम में बयान दिया था कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका था। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार एक और योजना पर काम कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से अलग अगर एनडीए की सीटें 230 के नीचे रह जाती हैं, तो पवार नॉन एनडीए दलों को लेकर सरकार बनाने पर विचार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी से संपर्क किया है। लेकिन उधर समर्थन मिलने की खबरों से बीजेपी के लिए तो जैसे बिन मांगे मुराद मिल गई है। और मेजोरिटी और माइनॉरिटी ये सवाल नहीं है। जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसको साथ लेकर जाएंगे, जो विरोध करता है उसके विरोध के बावजूद, और जो हमको समर्थन देगा उसका लेने के लिए तैयार है। कभी एनडीए का साथ दे चुकी दो देवियां मायावती और ममता बनर्जी इस बार समर्थन देने से साफ इनकार कर रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं, राजनीति में उन्हें किसी से भी परहेज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेशक ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते रहे कि राजनीति में उन्हें किसी से परहेज नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आज साथ आने के लिए इशारा दे रहे हैं उनकी ताकत क्या है। हम आपको दिखाते हैं कि जिन पार्टियों ने यह संकेत दिया है कि वो साथ आ सकती हैं, उनकी स्थिति असल में क्या है उन एग्जिट पोल्स में जो अभी
अनुमान दे रहे हैं कि 16 मई को नतीजे कैसे हो सकते हैं। जरा एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो तस्वीर क्या बताती है। ये जो पार्टियां आज इशारा दे रही हैं, जिसमें जयललिता की AIADMK को पहले से माना जा रहा था कि वो साथ हो सकती है मोदी की सरकार अगर बनती है उसमें, तो उसको एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि 30 सीटें करीब करीब मिल सकती हैं। ये जयललिता की पार्टी के लिए इशारा है 39 में से 30 सीटों का। ओडिशा अगर आपको लेकर चलें, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, उसको कितनी सीट आ सकती हैं? 21 में से 15 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल दे रहे हैं। जबकि एनसीपी, जिसको लेकर बीजेपी में अंदर खाने कई तरीके की बातें हैं, शरद पवार ने भी पहले एक बार इशारा दिया था लेकिन बाद में इनकार भी कर दिया, उस एनसीपी को भी कुल मिलाकर जो सीटें मिल सकती हैं वो हैं 6, और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट मिलने का संकेत है। और इन सारी सीटों को अगर आप जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर मोदी की जो संभावित सरकार अभी एग्जिट पोल में दिख रही है, उसको जरूरत पड़े तो 52 लोग साथ आ सकते हैं। 220 का भी अगर आंकड़ा होता है बीजेपी और एनडीए का कुल मिलाकर, तो 52 लोग बाहर से साथ देने को तैयार अभी कम से कम आज की तारीख में दिखते हैं। लेकिन यह हुई बाहर की स्थिति। इस तस्वीर को जरा हटा दीजिए। अब यह देखिए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो सुषमा स्वराज के 2 बयानों से आपको साफ हो जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुषमा स्वराज, और आज उन्होंने अचानक एक ऐसी तान छेड़ दी जो कि पार्टी के नेताओं, बड़े नेताओं और नरेंद्र मोदी को खासकर शायद पसंद ना आए। हालांकि कुछ ही मिनट के बाद वो बदल भी गई। उनका बयान सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो जाओ, विजय भाव का आशीर्वाद दे दो। चलो, विजय भाव तो आप है मैडम। पहले मोदी राजनाथ जी और नितिन जी के मेरी मुलाकात के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। नितिन जी और राजनाथ जी मुझसे मिलने आए थे, ये केवल शिष्टाचार भेंट थी। जी, तो आपने सुन ली सुषमा स्वराज की बात भी। ये बात जब सुषमा स्वराज ने कही तो उसके बाद ये माना गया कि अभी घर बसा नहीं और बीजेपी में बर्तन पहले से खटकने शुरू हो गए। हमारे साथ दिलीप तिवारी है, मेरे सहयोगी, जो लगातार बीजेपी पर नजर रखे हुए हैं। मेरे साथ भरत राउत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं। शिवसेना की विचारधारा को काफी करीब से उन्होंने देखा, समझा, जाना है, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास भी हमारे साथ होंगे। वो फिलहाल एक मीटिंग में थे, वहां से अभी अभी निकलकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे पास आ चुके हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय भी हमारे साथ होंगे लखनऊ से। सबसे पहले जयनारायण जी, स्वागत है आपका। सुषमा जी ने हालांकि साफ कर दिया, लेकिन बिटवीन द लाइन्स जो लोगों ने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, अब उसको वापस रब तो इरेज तो डिलीट तो नहीं कर सकते। देखिए, ये बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जो अपनी परिस्थिति है और पद्धति है वो चलती ही रहेगी। मैं मानता हूं कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति है। और जब खुद सुषमा जी ने अपने आप सामने चल के जो बात है वो स्पष्ट कर दी है, तो मैं नहीं मानता कि अब वो बिटवीन द लाइंस वाली बात रहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको अब पूर्णविराम रख देना चाहिए। जयनारायण जी कोई तीर चलाता है तो यही सोच के चलाता है कि निशाने पर लगेगा, रुक जानी चाहिए। उसके बाद वापस ले लिया उन्होंने। तीर तो अपना काम कर चुका है ना, उनका संदेश जहां तक पहुंचना चाहिए था वो पहुंच चुका है। आप भी जानते हैं इस बात को। रोहित जी, तीर चलाने वाला तीर चलाता है तो मालूम होता है कि तीर चलाने के बाद वापस नहीं लिया जाता। तो तीर जब चलाता है तब वापस नहीं लिया जाता है, गोली जब चल जाती है वापस नहीं आती है। तो ये एक चीज है। अगर कोई किसी को मिलता है, अभी 16 तक तो तरह तरह की अटकलें लगती रहेगी, अनुमान लगते रहेंगे, मगर जब खुद अब सुषमा जी ने खुद अपने आप ये बात की स्पष्टता कर दी है, तो मैं मानता हूं कि सुषमा जी की बात को आखिरी मान के चलना चाहिए। दिलीप तिवारी, सुषमा जी ने बात खत्म की है या सुषमा जी ने अपनी बात कह के जो काम करना था वो कर दिया? देखिए, जाहिर है जो जयनारायण व्यास कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है। मैं आपको साफ बता दूं कि यहाँ पर जो इस वक्त जो चर्चा है, जाहिर है नरेंद्र मोदी जब करीबी लोगों के साथ बैठते हैं तो वहां पर मीडिया नहीं होता। लेकिन हम अपने अगर सूत्रों की बात करें या अपने ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी के मूव क्या होंगे
वो तय होंगे 16 तारीख के नतीजों के बाद। अगर उनके पास अपनी सीटें यानी बीजेपी की सीटें 250 से ऊपर होती हैं और एनडीए कंफर्टेबल रहता है मेजोरिटी के साथ, तो नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से अपने अंदाज में काम करेंगे। ये बिल्कुल साफ है। जो चिंता है सुषमा स्वराज की, जो चिंता है मुरली मनोहर जोशी की, जो चिंता है लालकृष्ण आडवाणी की या उनके करीबी लोगों की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जाहिर है कि जब आपने कैंपेन में फ्री हैंड दिया नरेंद्र मोदी को, तो आप सरकार चलाने में भी फ्री हैंड देंगे। और जब बात आरएसएस की आती है तो आरएसएस ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में, वो फैसला करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार का दिशा क्या होगी, सरकार का चेहरा क्या होगा, ये नंबर्स पर तय करेगा रोहित। और अगर ये नंबर्स 200 से 225 के बीच में बीजेपी के आते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं को मौका मिलेगा जो लहर को नजरअंदाज करते रहे हैं, लहर को खारिज करते रहे हैं। और अगर ये सीटें 272 अपने आप पहुंच जाती है, 250 से ऊपर पहुंच जाती है, तो जाहिर है उनको इस लहर को स्वीकार करना पड़ेगा और वही मानना पड़ेगा जो नरेंद्र मोदी कहेंगे। इसमें जयनारायण व्यास जी को भी शक नहीं होगा और बीजेपी के नेताओं को शक नहीं। जी, सारे एक कमेंट जरा भरत राउत से ले लें इस पर, उसके बाद वापस आते हैं। उन लोगों पर भी बात करेंगे जो कि अभी बिना मांगे समर्थन देने के लिए लाइन लगाना शुरू कर चुके हैं। भरत राउत, बाहर वालों की बात करें, उसके पहले अंदर वालों को भी तो देखना जरूरी है कि अभी घर बसा नहीं और बर्तन पहले खड़कने लगे। देखिए, बात ऐसी है कि एनडीए ने जो आपने जो सवाल पूछा होगा, मैं ठीक से समझता हूं, तो एनडीए ने जो प्री इलेक्शन जो अलायंस किया, मुझे लगता है वो तो एकदम इंटैक्ट है। अगर बीजेपी को 230 या 235 तक सीटें मिलती है, फिर भी अलायंस के साथ बीजेपी और अलायंस के साथ एनडीए 272 की वो जादुई फिगर ये क्रॉस कर जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता है सरकार बनाने में और सरकार चलाने में कोई दिक्कत आएगी। अगर इसके अंदर रहता है उसका ये आंकड़ा, तो शायद जयललिता या बिजू पटनायक इनकी मदद लेनी पड़ेगी, तो पूरा अरिथमेटिक, पूरा इक्वेशन, पूरा फॉर्मूला ये बदल सकता है। लेकिन जयनारायण व्यास, अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो हमने उठाया कि शहर बसा नहीं और समर्थन देने वालों की लाइन पहले लगने लगी। जिनके बिना आप चुनाव के मैदान में गए, लोगों को अगर उन्हीं को वोट देना होता तो वो उन्हीं की पार्टी को दे देते। आज वो कहीं से वोट लेकर आपके साथ आकर खड़े होना चाहते हैं और आप भी कहते हैं कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। ये तो धोखा हुआ लोगों के साथ जिन्होंने आपको वोट किया है। धन की राजनीति जो इस देश में अब काफी, मैं मानता हूं कि इसकी एक उम्र हो चुकी है। ये अक्सर हुआ है और होता रहेगा। जब किसी भी पक्ष की सत्ता में आने की या सत्ता के सुकान संभालने की संभावनाएं बनती है, जैसे कि पहले भी एनडीए में कुछ साथी पक्ष थे, मगर एनडीए का गठन होने के बाद और जब वो सत्ता के नजदीक आए और पक्ष जुड़े थे, तो ये मैं मानता हूं कि ये प्रक्रिया में कोई गलत चीज नहीं है। जो रैली में कल कहते थे कि मोदी को समंदर में फेंक देना चाहिए, आप उनको मंत्री बनाएंगे अब? देखिए, ये एक बात मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स इज ए ग्रेट गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैं किसी के पक्ष में या इसमें उत्तर देने वाला नहीं हूं, वो मेरा काम भी नहीं है और वो मेरी क्षमता भी नहीं है। मगर कौन जुड़ेगा, किसको क्या रोल दिया जाएगा, ये सब संभावनाओं से आज की तारीख में हम इनकार नहीं कर सकते और ये मान के चलना चाहिए कि आगे चल के जो भी विविध संभावनाएं उभरती है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड और साथी पक्षों के साथ बैठ के जो भी तय होगा उसके मुताबिक आगे की रणनीति और राजनीति चलेगी। चलिए हम वापस आते हैं आपके पास, उसके पहले ब्रेक लें। सीपी राय साहब हमारे साथ आ गए हैं। सीपी राय, आपका एक कमेंट मैं लेना चाहता हूं। एक एक करके कम से कम 3-4 ऐसे दरवाजे या खिड़कियां कई आज खुल चुकी हैं जो इशारा दे रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ जाने को तैयार हैं अगर उनकी सरकार बनने की सूरत बन रही है तो। ये अगर वाली चीजें तो अपनी जगह कायम रहती हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा आंकड़ा लोग दिखा रहे हैं, जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि हो सकता है कि 225 पे पूरा एनडीए सिमट जाए, तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। और जहां तक अगर का सवाल है, क्षेत्रीय ताकतें हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, वो लोग बात कर रहे होंगे। दूसरी पार्टियां क्या कह रही है, मुझे लगता है कि उसके बारे में जवाब देना मेरा उचित नहीं है, वो तो उनका फैसला है, उनके राजनीतिक हित और अहित हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए जो 15 दल हैं जिनकी मीटिंग हो चुकी है दिल्ली में, वो सारे लोग एक साथ हैं। और अगर संभावना यही रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है, उनकी संख्या कम है, तो निश्चित तौर पर ये 15 पार्टियां और कांग्रेस मिलकर के एक सरकार बनाने की, इस देश में एक ऐसी सरकार जो किसानों के हित में सोचती है, नौजवानों मजदूरों के हित में सोचती है, उनके बारे में फैसला लेने वाली सरकार बनाने की कोशिश करेगी। उसमें बीजू जनता दल है राय साहब? हेलो।
उसमें बीजू जनता दल है आपकी 15 पार्टियों में। बीजू जनता दल में मैंने उनका बयान सुना था अभी जी। मैंने उनका बयान सुना था। वो तो हमारे स्वाभाविक राय है। बीजू पटनायक साहब खुद हमारी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता थे, लोक दल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब जनता दल बना तो उसके भी बहुत बड़े नेता थे आपके साथ। बीजू पटनायक की पार्टी स्वाभाविक रूप से हम लोगों की पार्टी कहलाई है। ये अभी कल का दिन और बीत जाने दिए, 16 तारीख को सब चीजें तय हो जाएंगी। चलिए हम वापस आते हैं। आप कह रहे हैं कल तक इंतजार कर लीजिए, बीजेपी कह रही है कि तनाव मत लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद है भी नहीं। तो ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं ताल ठोक के। एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भरत राउत मुंबई से हमारे साथ हैं, और मेरे सहयोगी दिलीप तिवारी दिल्ली से हमारे साथ हैं। सवाल हम कर रहे हैं उन पार्टियों पर जो आज अचानक लाइन में एक एक करके आने लगी कि अगर एनडीए को समर्थन देने की नौबत आती है, ऐसी सूरत आती है, तो उनके विकल्प खुले हो सकते हैं। दिलीप तिवारी, एग्जिट पोल हालांकि ये इशारा दे रहे हैं, एक ने तो साफ साफ कह दिया कि अकेली बीजेपी को 291 सीट आ जाएंगी और एनडीए 340 तक भी जा सकता है। उस परिस्थिति को देखने के बावजूद आखिर ऐसा क्या है कि तमाम पार्टियां, खासकर एनसीपी, जयललिता, वो आकर अपने आप कहने लगी हैं कि हम समर्थन दे सकते हैं? देखिए रोहित, ये बिल्कुल साफ है, जो बार बार बात बीजेपी भी कह रही है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो जाहिर ये पार्टियां जब सोचती हैं कि अगर ऐसे हालात बनते हैं कि आपकी सरकार बन जाती है, यानी एनडीए सत्ता में आ जाता है और बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो ऐसे में विरोध मूल लेकर कितने आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 5 साल अगर एक सत्ता रहती है तो आपको केंद्र से बहुत से फंड्स लेने हैं, बहुत सी योजनाएं लेनी है, तो ऐसे में आप संबंध खराब करके नहीं चल सकते हैं। और अक्सर बीजेपी की सरकारें हो या गैर कांग्रेस सरकारें हो, वो आरोप लगाती थी कि उनके साथ योजनाओं को लेकर हो, फंड एलोकेशन को लेकर हो, या उनकी कोई भी अगर मांग है उसको लेकर हो, आज तक सरकारों के साथ भेदभाव होता रहा, ये आरोप रहे हैं। और नीतीश कुमार ने शायद यही सोचकर कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई थी कि उनको स्पेशल स्टेटस मिलेगा और बिहार के चुनाव में भुना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उनके लिए तो यही कह सकते हैं आप कि माया मिलीने राम सत्ता चाहते थे, वो खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल की अगर आप बात करेंगे तो वो कहीं ठहरते नहीं, लालू प्रसाद आगे निकलते दिख रहे हैं। और ऐसे में रोहित, ये बात अगर आप कहें कि एक संकेत देने की कोशिश इसलिए भी है कि अगर ऐसे हालात बने तो आप फिर विरोधियों के तौर पर खड़े नहीं रह सकते 5 साल तक। लेकिन भरत राउत, जिन पार्टियों पर आरोप लगता रहा कि कांग्रेस उनको दबाकर, डराकर, टेंशन देकर समर्थन लेती रही उनसे, उनमें से तो कोई नहीं आया अभी तक जिनको चिंता होनी चाहिए असल में। देखिए, बात ऐसे नहीं होती। या दो चीजें हैं अभी। देखिए, एक जो है वो नॉन यूपीए जो सरकार पार्टीज है, जैसे जयललिता है या बीजू पटनायक है, उन्होंने सूचित कर दिया है कि वो एनडीए के साथ आ सकते हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे शरद पवार की एनसीपी है और आप दिखा रहे हैं अभी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये पार्टीज भी अगर इसमें इनको इंटरेस्ट दिखा रहे, इसका मतलब साफ है, व्हेन अ शिप इज सिंकिंग रैट्स जंप आउट। वो जो अगर यूपीए की शिप अगर डूब रही है तो उसमें बैठे हुए सबको अभी बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर दिए। ये लगता है राजनीति में हमेशा होता रहता है। आपने अगर देखा होगा, ममता बनर्जी पहले यहाँ पे वो तृणमूल की पार्टी थी और वो पहले वाजपेयी जी की सरकार में भी शामिल थी, उसके बाद में वो यूपीए की सरकार में भी शामिल हुई। उसी तरह से कुछ मंत्री यहाँ भी थे, वहां भी थे, तो उनको शायद हवा की रुख ये पहली पता चलती है और वो जम करते। मैं ये अचरज नहीं मानूंगा अगर नीतीश कुमार भी, जो इतने जोर से उन्होंने कांग्रेस के साथ जोड़ा और मोदी है इसलिए उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा, कुछ बहाना लेके वो भी अभी यहाँ पे आ सकते हैं। चीज ये है कि अगर एनडीए अपने बलबूते पर अगर 272 का आंकड़ा पार करती है तो क्या उन्हें इनकी जरूरत है? लेकिन एक देखिए, मोदी ने इलेक्शन के बाद इमीडिएटली कहा था कि यूं कि हम सरकार बनाने का आंकड़ा तो अपने पर ले लेंगे, लेकिन सरकार चलाने के लिए एक आंकड़ा है, लेकिन देश चलाने के लिए पूरी पार्लियामेंट मेरे साथ होनी चाहिए। ये जो है ये तालियों के लिए तो लेकिन राय साहब, इसमें भी कुछ अर्थ है। राय साहब, इसका मतलब ये है। जी, मैं एक बार सीपी राय साहब से कमेंट देना चाहता हूं। राय साहब, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? अभी आप कह रहे हैं कि हम तीसरे मोर्चे में,
हमारी अपनी अलग ताकत होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की कैसी कैसी स्थिति रही है ये सबने देखा है। अमर सिंह खड़े रहे दरवाजे जाकर और समर्थन लेने को तैयार नहीं हुई कांग्रेस। उस वक्त के बाद किस किस तरीके की परिस्थितियां आई ये सबको पता है। अमर सिंह जी ने क्या किया उस पर कमेंट करना उचित नहीं। वो अमर सिंह अपने परिणाम तक जा चुके हैं। अकेले नहीं थे, मुलायम सिंह साथ थे, आपको भी पता है। अमर सिंह इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी आज जहां खड़ी है वो सबको पता है। समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक रूप से भाजपा की नीतियों के खिलाफ है। मैं एक दो बात का जिक्र करना चाहता हूं। एनडीए जब बना था, जिस पार्टी में नीतीश कुमार और वो लोग थे पहले और उसके बाद टूटे, वो जब बना था तो बहुत सारे मुद्दे तय हुए थे कि ये सारे मुद्दे साइड लाइन रहेंगे, इन मुद्दों पर जिक्र नहीं होगा, इन मुद्दों पर बात नहीं होगी, इन मुद्दों के आधार पर सरकार नहीं चलेगी, न एनडीए चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया तो फिर से मंदिर 370 और कॉमन सिविल लॉ जैसे मुद्दे वो ले आए। दूसरी चीज, श्री मोदी जी जिन जिन प्रदेशों में दौरे पर गए, उन प्रदेशों के नेताओं की उन्होंने कितनी बखिया उधेड़ी और उनके खिलाफ क्या क्या आरोप नहीं लगाए, ये भी आपके टीवी चैनलों ने दिखाया। उस सारे के बावजूद और मंदिर मस्जिद के विवाद को ले आने के बावजूद अगर कुछ पार्टियां ये कह रही कि हम उनके साथ जाने को तैयार हैं, उनकी क्या मजबूरी हो वो जाने। दूसरी चीज, अभी आप ही ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया। जिन लोगों पर यह आरोप लगता था कि वो किसी डर के मारे देश की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, जबकि आरोप लगाने वाले ये भूल जाते थे कि बहुत से ऐसे मुद्दे भी आए कि मुख्य विरोधी दल जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी सरकार के उन बिलों का समर्थन किया। सैद्धांतिक समर्थन कुछ मुद्दा आधारित हमारा भी था, लेकिन आज आपका आरोप खुद गलत साबित हो गया। आप ही ने कमेंट किया कि जिन पार्टियों को डरा के कहा जाता था कि समर्थन लिया जा रहा है वो पार्टियां आगे नहीं आ रही हैं। नहीं, जो कह रहे थे सिद्ध हो गया कि कोई डर के मारे ये पार्टियां समर्थन नहीं दे रही थी। हमारी जयनारायण व्यास को बोल तो लेने दीजिए, सिद्धांतों के आधारित। राय साहब, जयनारायण व्यास को एक कमेंट कर तो लेने दीजिए इस बात पर कि कौन डर के मारे समर्थन दे रहा था या बाहर से हाथ लगाकर खड़ा था और क्यों खड़ा था। जयनारायण जी बोलिए। जी जी देखिए, राय साहब को एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो ये घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, ये भाजपा का घोषणा पत्र अपने पार्टी की हैसियत से एनडीए का घोषणा पत्र नहीं है। जब साझी सरकार बनती है तब अपने अपने मुद्दे लेके सब आते हैं और उसमें से कुछ मुद्दों को दरकिनार किया जाता है और एक जाके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। तो ये जो साझा समझ के मुताबिक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उसके बाद जो गठबंधन है वो गठबंधन उसको बाध्य रहता है, उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए। तो अभी ये कोई बात नहीं हुई कि हमारा खुद का घोषणा पत्र जो है वो घोषणा पत्र को मुद्दा बना के आप इस मुद्दों की चर्चा करें। मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है। राय साहब को ये समझना चाहिए और मैं मानता हूं कि वो समझते भी हैं, मगर जानबूझ के शायद ये मुद्दा वो लाना नहीं चाहते। विनम्रता उसके बाद जी विनम्रता। राय साहब दूसरा पॉइंट, बहुत लंबी बात कर रहे हैं, मैं तो वो बात दो। राय साहब एक पॉइंट और ले लें, एक पॉइंट और। जो डर कर समर्थन दे रहे थे जयनारायण व्यास, क्या उनको बीजेपी के रहते डर नहीं लगता? देखिए हमने देखा है रोहित जी किस तरह से सीबीआई का उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग किया जा रहा था। किसके सामने आय से ज्यादा संपत्ति के केस थे, किस तरह से वापिस लिए गए, किसके सामने सीबीआई की घोंस थी, किस तरह से उसको सुलझाया गया, किसके वापस नहीं लिए गए, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया है। सामने है तो सीबीआई का पूर्णतया उपयोग, वो उन्होंने दुरुपयोग कहे तो दुरुपयोग, उपयोग कहे तो उपयोग, राजनीति को चलाने में यूपीए की सरकार ने बाखूबी किया है। जी, और हम जानते हैं किन किन पार्टियां इनकी लाभार्थी है। बोलिए राय साहब। कई पार्टियों को इस तरह से इनसे दबके भी रहना पड़ा था। जी बोलिए राय साहब। ये चुप हो जाए तब ना, भाजपा के लोग बात बहुत लंबी करके टाइम बर्बाद करते हैं। चुप हो गए, बोलिए आप। दो बातें हैं। अगर हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमारे नेता को क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, सीबीआई ने नहीं दिया। आप तो ऐसे कह रहे हैं, आपको पता नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरी किया है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। नंबर एक। नंबर दो बात पर आ जाता हूं। अभी जो व्यास जी बात कर रहे थे कि हमने राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में तो रखा है, लेकिन अगर सरकार बनानी होगी, सरकार की मलाई खानी होगी तो हम अपने घोषणा पत्र से उसको निकाल देंगे। पूरा देश अगर सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से, क्या यह दोहरा चरित्र आपका है?
कि जब चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगने आप जाएंगे तो राम मंदिर को ले आएंगे, कॉमन सिविल लॉ ले आएंगे, 370 ले आएंगे और सरकार बनाने के लिए आप उसको उठा के गलत बात इसलिए कर रहे हैं। व्यास जी पूरी बात कर लूं। में क्या लिखा है? 1991 में लिखा है कि राम हमला किया था। सुन लीजिए, आप छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है आपका। नहीं, आप दंगे कराए थे आपने और फिर 6 साल भूल गए। मेरी आपको करबद्ध विनती है कि राय साहब आप सुन लीजिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है उस घोषणा पत्र में हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि संविधान की मर्यादाओं में रहकर उसको सुलझाया जाएगा। क्या लिखा है घोषणा पत्र में? हमने संविधान के मर्यादा के बाहर जाके सुलझाने की जरूरत क्या है? उसकी लिखा ही नहीं है कहीं। उसकी जरूरत क्या? वो राजनीतिक मुद्दा है क्या? वो राजनीतिक मुद्दा है? है घोषणा पत्र में राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति के मुद्दे डाले जाते हैं। क्या मंदिर राजनीतिक मुद्दा है? भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पक्ष की ये रहेगी अब मनीषा कि बंधारण की ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मर्यादाओं में आप लोग आपस में भिड़िए मत। सुनिए, आप लोग आपस में भिड़िए मत। देखिए भरत राउत कुछ कह रहे हैं, भरत राउत भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। एक कमेंट दे रहे हैं, बने या मत बने जी, फिर आप मंदिर के मुद्दे पर टिके रहिए, तब तो आपके देश के सामने एक चेहरा है, वरना देश के सामने दो चेहरे पेश कर रहे हैं। पूछना है, बोलिए भावना का मुद्दा है तो फिर मंदिर पर टिक जाइए। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए एक नाम की घोषणा की और 2 घंटे के अंदर उन्होंने बात चेंज करके वो कांग्रेस के साथ चले गए। जब उन्हें उनकी मायावती के साथ मिलके उन्होंने सरकार बनाई और उसके बाद में उनकी मायावती का साथ छोड़ दिया। कौन से सिद्धांतों की बात हम करते? जिस अमेरिका के हस्तक्षेप के लिए आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, उसी मुद्दे को लेकर आपने सरकार के सरकार के बाजू से हम आपकी तरह से दंगे नहीं, हमने आपकी तरह उत्तर नहीं की। आप राय साहब सब जानते हैं आपका वोट बैंक राम मंदिर वाला नहीं है। राय साहब सब जानते हैं आपका वोट बैंक राम मंदिर वाला नहीं है। राय साहब सब जानते हैं मोदी टोपी लगाने से मना करते हैं, मुलायम वही टोपी पहनते हैं। राय साहब सब जानते हैं कि मोदी नहीं जाते किसी उलेमा के पास कि आप आइए हमारे साथ खड़े होइए। शाही इमाम से आपकी पार्टी ने शाही इमाम से करने का हक किसे है? सर आप इस बात को इस तरीके से कहिए ना कि आपका वोट बैंक अलग है, उनका अलग है। वो जिसको वोट बैंक मानते हैं उसके लिए करते हैं, आप जिसको मानते हैं आप उसके लिए करते हैं। हमारा वोट बैंक हिंदुस्तानी है, हमारा वोट बैंक हिंदुस्तानी है। आजमगढ़ से क्यों लड़े, बनारस से क्यों नहीं लड़ लिए मुलायम सिंह यादव? अगर इतनी मजबूत चुनौती उनकी देने की इच्छा थी मोदी को, तो आजमगढ़ छोड़कर क्यों नहीं बनारस से लड़ लिए? बनारस कौन सा इंग्लैंड में था मालिक? बनारस कौन सा इंग्लैंड में था? बनारस भी उत्तर प्रदेश में था। नहीं तो आजमगढ़ की जनता, आपको जानकारी नहीं होगी, मैं पार्टी का महासचिव 1990 से हूं। आजमगढ़ की जनता बहुत बार से नेताजी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप इसको अपना दिल मानते हैं, यहां से चुनाव लड़िए। नेताजी ने कहा कि कई बार मना कर चुका हूं, बड़ी मुश्किल से आखिरी मौके पर तमाम लोगों के दबाव में बड़ी मुश्किल से नेताजी ने हाँ किया। 24 साल से आप महासचिव हैं, आप खुद कह रहे हैं, और 24 साल में नेताजी को अब याद आया कि आजमगढ़ से लड़ने, बनारस से लड़ लेते अगर इतनी बड़ी चुनौती मोदी को देना चाहते थे। अरे मेरे मुद्दे को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं सवाल मेरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, बात को जवाब मेरा सवाल है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए आपने पूरे देश में दंगे करा दिए, उसको आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? जयनारायण जी आपसे सवाल है। आप अगर राम के प्रति इतने वफादार हैं तो 6 साल सरकार आपने कुछ नहीं किया, अब वफादार बन जाइए। देखिए हम संविधान कायम रहिए। ये छोड़ने की नहीं छोड़ने की बात नहीं है राय साहब, छोड़ने की नहीं छोड़ने की बात नहीं है। किसी भी सरकार संविधान के दायरे में रहकर चलती है, संविधान के साथ रहकर चलने के उसको शपथ लेने होते हैं, और संविधान के दायरे में जवाब बहुत अच्छा दूंगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। कहां मुद्दा छुड़ा है? हम चाहेंगे कि इसका जल्द से जल्द हल निकले। हम चाहेंगे कि इसका दोनों या तो समझौते से या कोर्ट के रास्ते से या संविधान की मदद से इसका हल आए। चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री रहते बिल्कुल चाहेंगे, उसका हल निकल गया तो आप लोग छोड़ के भाग क्यों गए? हम नहीं हटे वो मुद्दे से। चलिए समय समाप्त हो गया है। राय साहब एक प्रधानमंत्री हल निकल गया था, मुस्लिम समुदाय हस्ताक्षर करने को तैयार था, आप ये कहकर के हम विचार करने करके अभी आते भाग क्यों गए थे? और फिर 6 साल आपकी सरकार रही, हल निकालने के लिए आपने क्या किया? चलिए इस आपके पॉइंट के साथ हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, और ये सवाल जस का तस है। नतीजों के बाद अगर जरूरत पड़ी तो जो पार्टियां, मैं एक मुद्दा छोड़ देता हूं, जी बोलिए, आखिरी में एक मुद्दा उठा देता हूं, उसका मौका दे दीजिए मुझे। रोहित जी बोलिए मुद्दा देखिए। रोहित जी, हम इस संगठन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं जय नारायण व्यास जी ने पता नहीं गोलवलकर साहब की किताब को पढ़ा या नहीं।
जो आरएसएस की गीता है, वो आरएसएस की गीता एक धर्म विशेष या जात विशेष के राज में यकीन करती है। वो हिटलर को महान मानती है, हिटलर को आदर्श मानती है। जब तक इनको उतना बहुमत नहीं मिल जाता कि ये संविधान को एक किनारे रख करके और उस अपनी गीता के आधार पर सरकार चलाने लगे, तब तक ये समझौते करते रहेंगे, राम को भी छोड़ते रहेंगे और हर हर महादेव कह करके फिर राय साहब इनकी आदत है। अगर ये राम के प्रति कमिटेड है तो फिर ये राम के साथ रहे। क्यों जा रहे हैं? ये आपकी मर्यादित समझ है और आपके मर्यादित समझ को देश पे दर्शकों पे मत ला दे। हिंदुत्व हमारे लिए चलिए मेरा कहना सिर्फ इतना है। राय साहब बस कीजिए। जयनारायण जी सबने सुन लिया आपका जवाब। राय साहब बस कीजिए, सबने सुन लिया आपका जवाब। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना मौका आने पर अपने मुद्दों के साथ, देश के मुद्दों के साथ समझौते करने में कभी कमी नहीं की है। लेकिन देखने की बात होगी कि इस बार क्या नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जिस तरीके के समर्थन का जनता से दावा कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें वो समर्थन मिलता है और क्या उन्हें भी समझौते करने पड़ते हैं, और वो समझौते करने पड़ते हैं तो वो कौन कौन से समझौते होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ ताल ठोक का हिस्सा बनने के लिए।